गुप्तचरों का प्रधान सर झुकाकर दरबार से विदा हुआ। विक्रम ने दरबार भंग किया। धीरे धीरे 4 वर्ष और निकल गए। रानी सोना सब कुछ भूल गई, परंतु अपने पुत्र के बारे में नहीं भूल सकी। उसके सामने उस नन्हे राजकुमार की सूरत बार बार आकर खड़ी हो जाती थी, जिसके किलकारियों से कभी राजमहल गूंजता था। अभी अभी वह नित्य की भांति तुलसी के विरवे पर जल चढ़ाकर आई थी कि उसके पैरों के पास एक तीर आकर गिरा। रानी ने आश्चर्य से तीर को देखा। इसमें संदेह नहीं कि वह बाल बाल बच गई थी, वरना उसके प्राणों का गाहक हो जाता वह तीर। रानी ने झुककर तीर उठाया। उसकी नोक में एक चिट्ठी बंधी हुई थी। उत्सुकता सीमा को पार करने लगी तो रानी ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी। उस चिट्ठी को पढ़ते ही रानी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह हिरनी की तरह दौड़ती हुई राजा के सामने पहुंची। राजा अनमना सा बैठा आकाश में तैरता बादल का टुकड़ा बड़े ध्यान से देख रहा था। रानी को अपनी ओर आता देखकर उत्सुक हो उठा। सोना ने आते ही राजा को वह चिट्ठी थमा दी। चिट्ठी पढ़कर राजा सोचने लगा, आखिर यह है कौन जो मेरे साथ काला कर्म करना चाहता है। तभी रानी ने कहा, महाराज, इस प्रकार की एक चिट्ठी पहले भी आई थी जो मैंने आपको दी थी। आखिर यह आदमी है कौन? क्या राज्य के गुप्तचर इतना भी पता नहीं लगा सकते कि? रानी, मेरा संदेह वीरसेन की ओर है। राज्य के दक्ष गुप्तचरों ने उसकी ढूंढ खोज बंद नहीं की है। एक ना एक दिन वह अवश्य पकड़ा जाएगा। जब तक वह नहीं पकड़ा जाता, इस रहस्य से भी आवरण नहीं हटेगा। अब हम वीरसेन की प्राप्ति के लिए पुरस्कार की घोषणा करेंगे, क्योंकि कुणक को चंद्रनगर भेजने की अवधि भी पूर्ण होने को आ गई है। अवश्य वीरसेन गुप्त रूप से हमारी प्रजा को संकट में डालने के साधन जुटा रहा है। आपने चंद्रनगर को विरोध पत्र भी तो भेजा था, उसका क्या उत्तर आया? चंद्रनगर के दीवान ने यही लिखा कि महाराज वीरसेन ने अज्ञातवास ले लिया है। हम आपका कर निरंतर भेजते रहेंगे। राजकुमार की अवधि पूर्ण होते ही आप शीघ्र उन्हें चंद्रनगर भेज दें। जाने क्यों रानी विक्रम की बात सुनकर विवल हो उठी। उसने कहा, क्या कुणक को 1 वर्ष तक और नहीं रोका जा सकता? यह सब उस समय संभव था जब राजा वीरसेन हमारे विरुद्ध कोई विद्रोह खड़ा करता। उसने हमें तथा हमारी प्रजा को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया है। 2 माह बाद हम कुणक को सादर चंद्रनगर को वापस भेज देंगे। लेकिन यह आप कैसे कह सकते हैं कि वीरसेन ने प्रजा को नहीं भड़काया है? मेरी समझ में वह राजनीति पट्टू है। उसने राजनीतिक विद्या भी सीखी है। जब उसने समझ लिया कि वह आपको युद्ध के द्वारा नहीं हरा सकता, तो उसने छल बल का सहारा लिया है। वह अज्ञातवास में अवश्य कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिसका ज्ञान हमें नहीं है। वह राजकुमार के पहुंचते ही अवश्य कोई गुल खिलाएगा। आपको अभी से सावधान हो जाना चाहिए। सोना की बातों ने राजा के मन में टन्न से किया। कहीं तक सोना भी ठीक कह रही है। दूसरे दिन राजा ने राज्य भर में गुप्तचरों का जाल और कड़ा कर दिया। संभव है वीरसेन नीरू नगर में ही हो और कोई षड्यंत्र रच रहा हो। विक्रम अभी प्रातः काल के समय राज्योद्यान से लौट ही रहा था कि परियात्र ने आकर अभिवादन किया। क्या बात है परियात्र, तुम कुछ परेशान से मालूम पड़ रहे हो? राजा ने पूछा। प्रभु, बड़ा अनर्थ हो गया। परियात्र का मुख नीचा था। कैसा अनर्थ? नन्हे युवराज सोमन को आपने जिस कंदरा में रखा था वहां वे नहीं हैं। क्या क्या कह रहे हो परियात्र? अन्नदाता अन्नदाता धात्री चेत की तथा अन्य सेविकाओं की हत्या की जा चुकी है।
कंदरा के बाहर छाया की तरह रहने वाले सैनिकों को भी मार डाला गया है। हमने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु हमें युवराज सोमन का कोई पता ठिकाना नहीं मिला। राजा को लगा कि किसी ने उसके हृदय को मुट्ठी में भरकर निचोड़ दिया है। उसने परियात्र से कहा, हमारा घोड़ा तैयार करो, हम उस कंदरा को देखने स्वयं जाएंगे। थोड़ी देर में राजा विक्रम घोड़े पर सवार होकर 200 चुने हुए योद्धाओं के साथ जंगल की ओर चल दिया। 4 घंटे की निरंतर यात्रा करने के पश्चात विक्रम विशिष्ट कंदरा के सामने आया। कंदरा के आसपास सैकड़ों सिपाही मरे पड़े थे। चील, कौवे तथा गिद्ध लाशों के ऊपर मंडरा रहे थे। विक्रम ने कुछ सैनिकों को आज्ञा दी, इन वीरों का अंतिम संस्कार करने का प्रबंध किया जाए। हम इस रहस्य का पता लगाते हैं कि आखिर किस दुष्ट की सेना ने इन सिपाहियों की हत्या कर हमारे पुत्र का अपहरण किया है। इतना कहकर विक्रम कंदरा के अंदर प्रविष्ट हुआ। उसके अंगरक्षकों ने उसका अनुसरण किया। यह कंदरा पहाड़ की तलहटी में विशेष कलाकारों के द्वारा बनाई गई थी। इसमें सभी प्रकार के राजसी वैभवों को जुटाया गया था। जोशी की भविष्यवाणी के अनुसार राजकुमार सोमन को इसी कंदरा में रखा गया था, परंतु कंदरा की दशा को देखकर राजा विक्रम को अपार दुख हुआ। सोमन की धात्रियां तथा सहेलियां खून में लथपथ पड़ी थी। राजकुमार के मन बहलाव के उपकरण भी धूल धूसरित हो रहे थे। आखिर किस दुष्ट ने इतना बड़ा कार्य किया है? इस प्रश्न के तैरते ही राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कंदरा से बाहर आकर कहा, जब तक मैं उस आताताई को पकड़ नहीं लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। किसी दुष्ट ने नाक की बांबी में हाथ डाला है। 2 घंटे और ठहर कर वह राजनगर की ओर लौट पड़ा। अभी उसने जंगल की सीमा पार की ही थी कि सामने से आ रही सेना की एक टुकड़ी उससे भिड़ गई। विक्रम के साथ इस समय केवल 200 सिपाही थे। 600 को वह विशिष्ट कंदरा का प्रबंधन करने के लिए छोड़ आया था। उसने तुरंत तलवार खींच ली और अपने सिपाहियों को आज्ञा दी, काल बनकर शत्रुओं पर टूट पड़ो। विक्रम के चुने हुए योद्धा सचमुच काल बन गए। उन्होंने मोर्चा ले लिया और पैंतरा बदलकर युद्ध करने लगे। शत्रुओं की संख्या 1000 से कम नहीं होगी। विक्रम ने देखा कि बड़ी सेना उसके सिपाहियों पर हावी होती जा रही है। यह तो बड़े दुख की बात थी। यदि इसी प्रकार उसके सिपाहियों को पीछे हटना पड़ा तो सभी का जीवन संकट में पड़ जाएगा। ऐसा सोचकर उसने शीघ्र ही एक योजना को अपने मन में सजाया। उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी, वीरों, भाग पड़ो। विक्रम की घुड़सवार सेना ने घोड़ों की रासें मोड़ी और वे पीछे की ओर भाग पड़े। शत्रुओं ने समझा कि विक्रम डरकर भाग खड़ा हुआ है, अतः वे सब उसका पीछा करने लगे। विक्रम दौड़ाते दौड़ाते अपने सिपाहियों को 4 योजन तक ले आया। सभी उसके पीछे आने वाले सिपाही लगभग आधा योजन दूर थे। विक्रम ने अपने सिपाहियों से कहा, अब यहीं से आगे को लौट पड़ो और शत्रुओं को काट डालो। जब तक वे अपने घोड़ों को संभालेंगे तब तक हम उनमें से अनेकों को नरक में भेज चुके होंगे। विक्रम के योद्धाओं ने ही किया। वे भगोड़े बनते बनते यकायक शत्रुओं की ओर मुड़ पड़े। शत्रुओं को ऐसा भरोसा नहीं था। संभलने से पहले उनके सर, भुजाएं तथा धड़ कट कर गिरने लगे। विक्रम के सिपाहियों ने उन्हें संभलने का अवसर ही नहीं दिया। शत्रु जब आधे से अधिक काट डाले गए तो उनके सरदार ने मैदान छोड़ने की आज्ञा दी। विक्रम की सेना बाज की तरह उन पर झपटी। विक्रम ने शत्रु के सिपाहियों की चिंता नहीं की, उसने चिंता की सरदार की। घेर घार कर उसने शत्रु सरदार को पकड़ लिया। फिर वह उसे राजनगर में ले आया। वहां उससे पूछा गया कि वह कौन है, उसका संबंध किस राजा से है, परंतु उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। विक्रम ने कहा,
इसका मुंह मिर्ची की बोरी में बंद कर दिया जाए। यदि इतने पर भी यह अपनी जबान न खोले तो उसे तरह तरह की यातनाएं दी जाएं। उसे उस समय तक ना छोड़ा जाए जब तक वह अपने संबंध में सब कुछ उगल ना दे। इतना कहकर राजा रनिवास की ओर चला गया। उसने सोना को सूचना दी कि एक विचित्र व्यक्ति पकड़ा गया है। उसने मार्ग में हम पर हमला किया था, लेकिन हमने लुटेरों को मारकर उसके सरदार को पकड़ लिया है। सोना बोली, और वह सरदार और कोई नहीं, वही जोशी अखंडगिरी है। अखंडगिरी? विक्रम ने अपनी पत्नी को आश्चर्य से देखा। पूछने लगा, परंतु तुमको यह जानकारी किसने दी रानी? परियात्र ने। सुनकर विक्रम आधा पल भी नहीं रुका। वह तेज चाल से चलता हुआ सीधा काल कोठरी की ओर चल दिया। महल के पहरेदारों ने कुछ समय में विक्रम को देखा तो आश्चर्य मिश्रित सर झुका दिए। विक्रम काल कोठरी के बाहर चुपचाप खड़ा होकर भीतर से आने वाली आवाज को सुनने लगा। भीतर परियात्र बंदी के कोड़े लगा रहा था और पूछता जा रहा था, अखंडगिरी, सच सच बता दो कि तुमने यह जाल क्यों रचा? और अखंडगिरी कह रहा था, मैं नहीं बताऊंगा, एक शब्द भी नहीं बताऊंगा। तुम अधिक से अधिक मार डालोगे मुझे। तुझे सहज ही मरने नहीं दिया जाएगा। अखंडगिरी, तुम ज्योतिषी नहीं हो, कोई राजनीतिक व्यक्ति हो। तुम्हारी वाणी का तेज बता रहा है कि। तभी काल कोठरी के बाहर से विक्रम के एक निजी सेवक ने आकर कहा, प्रधान जी, महाराज पधारे हैं। परियात्र कोठरी के बाहर आया। उसने राजा को देखकर प्रणाम किया। विक्रम कोठरी में घुस गया। उसने देखा कि सामने हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ा हुआ अखंडगिरी खड़ा है। विक्रम ने उस पर दया दिखाते हुए कहा, जोशी जी, क्यों अपने शरीर को संकट में डाल रहे हो? यदि तुम कोई राजनीतिक व्यक्ति हो तो बता दो, हम तुमको मुक्त कर देंगे। राजा की बात सुनकर अखंडगिरी बड़े जोश से हंसा। उसकी हंसी राजा को कुछ जानी पहचानी सी लगी। राजा पर उसकी बेवक्त की हंसी का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह तो सोच रहा था, ऐसी भयानक हंसी उसने किसके मुंह से सुनी है। बार बार वह अपने मस्तिष्क पर जोर देने लगा। एक पल, दो पल, तीन पल, सहसा विक्रम के मुख से एक लंबी चीख निकल गई, वीरसेन! विक्रम एकदम कोठरी के बाहर निकल आया। उसने परियात्र को आज्ञा दी, इस बंदी को अभी इसी समय दरबार में लाया जाए। यह चंद्रनगर का राजा वीरसेन है। परियात्र विक्रम का मुख देखता रह गया। थोड़ी देर बाद अखंडगिरी या वीरसेन नामधारी कैदी दरबार में उपस्थित किया गया। विक्रम ने गौर से बंदी जन को देखा। फिर परियात्र से पूछा, परियात्र, तुम्हें यह कैसे पता चला कि यह कैदी जोशी अखंडगिरी है? अन्नदाता यह सोने और मोतियों से मुझे खरीदना चाहता था। पहले तो मैंने सोचा कि मुझे इसकी बातों में नहीं आना चाहिए, परंतु शीघ्र ही मेरे मन में विचार आया कि जब तक मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, यह अपने बारे में कुछ नहीं बताएगा। मैंने इसके मोती स्वीकार कर लिए। बस इसने उगल दिया कि यह जोशी अखंडगिरी है, परंतु इसकी सूचना तुमने सबसे पहले हमें क्यों नहीं दी? अन्नदाता, मैं आपको ही बताने जा रहा था कि बारादरी में महारानी दिखाई दे गई। शाबाश परियात्र! राजा विक्रम ने परियात्र की पीठ ठोकी और एक मोतियों का बहुमूल्य हार गले से उतार कर दिया। फिर कहा, परियात्र, यह छद्मवेश अखंडगिरी भी नहीं है। यह हमारा सबसे बड़ा शत्रु राजा वीरसेन है। इतना कहकर राजा विक्रम ने वीरसेन को संबोधित किया, वीरसेन, यह मत भूलो कि तुम्हारा पुत्र कुणक हमारे पास बंधक के रूप में है। जब तक तुम अपने रहस्य को नहीं बताओगे, हम कुणक को नहीं छोड़ेंगे। कुणक का नाम सुनकर जाने क्यों वीरसेन की आंखों में आंसू छलक आए। उसने सर उठाया और गिरा लिया। विक्रम चीख कर बोला, वीरसेन, हम तुम्ही से पूछ रहे हैं,
बोलते क्यों नहीं? परंतु वीरसेन था कि वह चुपचाप खड़ा रहा। उसके मुख से एक अक्षर भी नहीं फूटा। उसके मौन ने विक्रम के नथुने फुला दिए। आंखों में खून छलक आया। मारे क्रोध के उसकी नस नस फड़फड़ाने लगी। वह तलवार लेकर वीरसेन की ओर दौड़ा। तभी वीरसेन यकायक फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा विक्रम, तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि तुम्हारा पुत्र सोमन मेरे पास है। युवराज सोमन? मेरा लाल सोमन! इतने में रानी सोना भी वहां आ गई। राजा विक्रम ने चकित होकर सोना की ओर देखा। सोना कैदी के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई और उसे झकझोर कर बोली, मेरा लाल कहाँ है? कहीं तुमने उसकी हत्या तो नहीं कर दी है? यह है आपका बेटा सोमन। यह किसकी आवाज है? सोना ने पीछे घूम कर देखा। विक्रम का मुख भी उस आवाज की ओर मुड़ गया था। सबने देखा कि वीरसेन का पुत्र कुणक एक 4 वर्ष के बालक को गोद में लिए आगे बढ़ रहा था। सोना को इतना धैर्य कहाँ था। उसने दौड़कर नन्हे राजकुमार को कुणक से जैसे छीन लिया। फिर वहां उसको जल्दी जल्दी प्यार करने लगी। सचमुच मां की ममता साकार हो उठी थी। कुणक ने सोना से कहा, माता, मैं आपके पास 5 वर्ष तक रहा हूं। आपने मुझे अपने बालक की तरह पाला है। मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ कि मैं बंधक के रूप में आपके पास हूं। मुझे जो प्यार और स्वतंत्रता आपने दी है, वह अपनी मां से भी नहीं मिल सकती थी। इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं अपनी अवधि पूर्ण कर चंद्रनगर की ओर जा रहा था कि मुझे मार्ग में एक घुड़सवार दिखाई दिया। राजकुमार सोमन उसकी गोद में था। सोमन के राजसी वस्त्र देखकर मुझे संदेह हुआ कि हो न हो वह घुड़सवार कोई अपहरण करता है और इस बालक को अपहरण करके ले जा रहा है। मेरे साथ इस राज्य के सिपाही भी थे जो मुझे चंद्रनगर छोड़ने जा रहे थे। मैंने अपनी शंका उन्हें बताई। सिपाहियों ने उस घुड़सवार को घेर कर पकड़ लिया। उसने बताया कि यह बालक राजा विक्रम का पुत्र है। इसका अपहरण विशिष्ट कंदरा से किया गया है। वीरसेन की आज्ञा के अनुसार इसे चंद्रनगर ले जाया जा रहा था। सारी कहानी सुनकर रानी सोना की आंखों से स्नेह का सागर उमड़ आया। वह छार छार होने लगी। विक्रम को भी कम दुख नहीं था, परंतु वह दुख पुत्र की पुनः प्राप्ति में गल चुका था। उसने कुणक को बड़े स्नेह और गर्व से देखते हुए कहा, धन्य हो कुणक तुम। जिस पिता के तुम जैसा पुत्र हो, उसे इस धरती पर और किस चीज की आवश्यकता है। कुणक अपनी प्रशंसा सुनकर झुक गया। उसका हृदय गदगद हो उठा। अब विक्रम वीरसेन के पास आया। उसने वीरसेन को गौर से देखा, फिर बोला, राजा वीरसेन, अब मुझे इस बारे में कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आपने मेरे पुत्र का अपहरण क्यों किया। मेरे हृदय की तड़प ने सारी बात स्पष्ट कर दी है। यदि मैं तुम्हारे पुत्र को अपने दरबार में बंधक के रूप में नहीं रखता, तो आप ऐसा नीच कार्य कभी नहीं करते। मैं सब समझ गया। पुत्र वियोग ने आपके मन को फेर दिया और आपने कूटनीति से पहले मेरे पुत्र को ज्योतिषी के रूप में राह का कांटा बनाकर माँ बाप की आंखों से दूर किया, जिससे बालक के वियोग में आपकी तरह हम भी तड़पते रहें। इसके बाद विक्रम का गला भर आया। उसे अधिक बोलना कठिन हो रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से इतना कहा, राजा वीरसेन के बंधन खोल दिए जाएं। यह हमारे सम्मान्य अतिथि हैं। मित्रों, देववाणी चैनल के साथ बने रहें और कथाओं को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।